ओके, स्टार्ट करते हैं विद द मोटिवेशनल कोट, देन फिर बढ़ेंगे आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप मेरे भाई। देखो ऐसा कि इन सारी चीजों में ना एक बात तो ये समझ लीजिए कि एक गोल आपकी लाइफ का होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और बिना गोल के बिना ऑब्जेक्टिव की लाइफ तो बेकार है मेरे भाई। आप अगर यहाँ पर हो तो इसका मतलब आप निश्चित तौर पे एक गोल और एक ऑब्जेक्टिव के साथ बैठे हुए हो। अब उस गोल के लिए आपको हर दिन प्रयास करना है, उसी को बोलते हैं हार्ड वर्क। चाहे दर्द हो, चाहे मेरे दोस्त परेशान हो, आपको हर दिन प्रयास करना है। ठीक है, आप अपनी जो चीज है मेरे दोस्त, जो आपने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है, उससे उसमें कम काम करके बेहतर रिजल्ट नहीं पा सकते। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर मेरे दोस्त थोड़ा बहुत रिजल्ट आता है। ठीक है, परफेक्शन कभी नहीं आता। आप सोचे कि ना आई आई बिकम अ परफेक्ट, अब मेरे लिए हर चीज आसान हो जाएगी, कभी नहीं है मेरे भाई। कोई हो सकता है आपसे बेहतर कर रहा हो, लेकिन आप किसमें सबसे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं कि हाँ, आप एक निरंतर तौर पे काम कर सकते हैं। बहुत लोग निरंतर नहीं होते, बहुत लोग कंसिस्टेंट नहीं होते, और मैक्सिमम ही नहीं होते। आज कर लिया, कल नहीं किया, परसों कर लिया, फिर नहीं किया, फिर नहीं किया, फिर कर लिया। तो हार्डवर्क करिए। हार्डवर्क का मतलब ये लगातार करिए, अपने गोल को पाने के लिए उस दिशा में प्रयास करिए, और गिव अप करने का तो मतलब ही नहीं है मेरे भाई। गिव अप करने का तो मतलब ही नहीं है। इतनी सारी जिम्मेदारियां गिव अप करके करेंगे क्या? ठीक है, बाकी ऊपर वाले का नाम लीजिए, राधे राधे करते रहिए। पहला सवाल आपके सामने, फटाफट इसका आंसर करिए मेरे दोस्त। रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, हु हैज बीन इलेक्टेड ब्यूरो मेंबर ऑफ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। यूनाइटेड वर्ल्ड जो रेसलिंग एशिया है उसके अभी ब्यूरो मेंबर के तौर पे किसको इलेक्ट किया गया? ब्यूरो मेंबर के तौर पे मेरे भाई। तो यहाँ पर इलेक्ट किया गया ब्रिज संजय सिंह को, ब्रिजभूषण शरण सिंह नहीं, संजय सिंह को अपॉइंट किया गया मेरे भाई, संजय सिंह को। इसके अलावा और कौन कौन से अपॉइंटमेंट रहे? अभी हमने पढ़ा था जो गो आई बीबो है, गो आई बीबो, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसको? ऋषभ पंत को। ओके, ऋषभ पंत को मेरे भाई। एक है जीएसएमए। ओके, जीएसएमए के जो चेयरमैन बने हैं, चेयरमैन मेरे दोस्त, इनका नाम क्या है? गोपाल विट्टल मेरे भाई। ओके, गोपाल विट्टल को जीएसएमए का चेयरमैन बनाया गया। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, अभी अगर आपको याद हो मेरे दोस्त, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं, सेबी कह रहा हूं मैं, जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है मेरे दोस्त, संजय अजय सेठ, अजय सेठ। ओके, इनका अपॉइंटमेंट किया है, और अजय सेठ को न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया। ओके, न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी किसकी जगह पे बने? तोहिन कांत पांडे की जगह पे बने मेरे भाई, तोहिन कांत पांडे की जगह पे। क्लियर है? तोहिन कांत पांडे की जगह पे मेरे दोस्त इनको अपॉइंट किया गया है। फाइन, तोहिन कांत पांडे ये क्या बन गए? ये सेबी के चेयरपर्सन बन गए, सेबी के चेयरपर्सन। अभी एक नाम है मेरे दोस्त हरीश टंडन का, हरीश टंडन, इनको क्या बनाया गया? इनको चीफ जस्टिस बनाया गया। किसका चीफ जस्टिस बनाया गया? उड़ीसा हाई कोर्ट का, उड़ीसा हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस बने मेरे भाई, उड़ीसा हाई कोर्ट के। ओके, एलएनटी ने, लार्सन एंड ट्यूब्रो की बात करते हैं, एलएनटी, इसने अभी हाल फिलहाल किसको अपना डेप्यूटी एमडी और प्रेसिडेंट बनाया? डेप्यूटी एमडी एंड प्रेसिडेंट बनाया मेरे भाई। तो ये एस शर्मा मेरे भाई, सुब्रमण्यम शर्मा, सुब्रमण्यम शर्मा। अगला, व्हाट इज द रिवाइज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2025-26 अकॉर्डिंग टू एसएनपी ग्लोबल? तो एसएनपी ग्लोबल के अनुसार रिवाइज जीडीपी प्रोजेक्शन कितना है? रिवाइज जीडीपी प्रोजेक्शन एसएनपी ग्लोबल के अकॉर्डिंग मेरे भाई कितना है? एसएनपी ग्लोबल ने कहा है कि मैंने 20 बेसिस पॉइंट रिड्यूस किया है। ओके, 20 बेसिस पॉइंट डाउन के, 20 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.2% यहां पर कम किया है। तो 6.7% से घटा के ये कितना कर दिया है? 6.5% कर दिया मेरे भाई। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 बैठेगा। ओके, अगला देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवाइज एटीएम इंटरचेंज फी बाय आरबीआई इफेक्टिव फ्रॉम 1 मई 2025। तो ये कहते हैं कि जो रिवाइज इंटरचेंज फी है जो 1 मई 2025 से इफेक्टिव है, उसके कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है?
कल मेरे भाई मैं एक चीज उल्टी बोल गया था, जरा उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहां पर था कि जो एटीएम बैंक के जो ओन एटीएम होते हैं, जो अदर बैंक के एटीएम होते हैं, उन पर कितने ट्रांजेक्शन अलाउड होते हैं। तो ट्रांजेक्शन एट अ बैंक्स ओन एटीएम एट एनी लोकेशन, मतलब इस लाइन का मतलब हुआ कि ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो बैंक के खुद के एटीएम से किसी भी लोकेशन पर, ठीक है। अब यहां पर जो बैंक होगा वो ऑफर करेगा, जो सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर है उनको कितना मेरे भाई, मिनिमम ऑफ 5 फ्री फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ मंथ। बात क्लियर हो रही है। लोकेशन एटीएम की कोई भी उससे मतलब नहीं है, ठीक है। एनी नंबर ऑफ विड्रॉल यहां पर, नॉन कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन यहां पर प्रोवाइडेड है, मतलब ये कहते हैं कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, फ्री फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, ठीक है। तो मिनिमम कितनी मेरे पास 5 है। अब इसी को थोड़ा सा और बदलते हैं, ट्रांजेक्शन एट एनी अदर बैंक, ट्रांजेक्शन एट एनी अदर बैंक एटीएम एट मेट्रो लोकेशन। कहां पर मेरे भाई, मेट्रो लोकेशन पे। मेट्रो लोकेशन में आपका बेंगलुरु आ गया, चेन्नई आ गया, हैदराबाद आ गया, कोलकाता आ गया, मुंबई आ गया, न्यू दिल्ली आ गया। अब यहां पर ये कहते हैं कि इन केस एटीएम अगर इन 6 मेट्रो लोकेशन पे लोकेटेड है, अगर एटीएम आपका इन 6 मेट्रो लोकेशन पे लोकेटेड है, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में यहां पर कहता है कि बैंक कहता है कि मैं जो सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर है उनको मिनिमम 3 फ्री ट्रांजेक्शन अलाउड करता हूं मेरे भाई, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इन अ मंथ, ठीक है। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इन अ मंथ, ओके। अगर यही अब थोड़ा सा और आगे चेंज करते हैं, ये कहते हैं कि ट्रांजेक्शन एट एनी अदर बैंक एटीएम एट नॉन मेट्रो लोकेशन, इसी में अगर आ जाते हैं नॉन मेट्रो लोकेशन पर मेरे भाई, ओके। नॉन मेट्रो लोकेशन पे ये देखो, ये चल रहा है कि ऊपर वाला था बैंक के खुद का एटीएम, लोकेशन कोई भी हो, बैंक ऑफर कर रहा है सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर को 5 फ्री फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ मंथ। अगर ट्रांजेक्शन अब आप कर रहे हो यहां पर दूसरे बैंक के एटीएम में, और उसमें लोकेशन पे आ जाओ, फिर मेट्रो लोकेशन, नॉन मेट्रो लोकेशन। मेट्रो लोकेशन हो तो सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर मिनिमम 3 फ्री मेरे दोस्त ट्रांजेक्शन कर सकता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। क्लियर हो रहा है। अगर अब आगे नॉन मेट्रो लोकेशन पे, तो ये कहते हैं कि एट एनी लोकेशन अदर देन 6 मेट्रो लोकेशन, तो बैंक यहां पर ऑफर करेगा सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर को मिनिमम 5 फ्री ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल अदर बैंक के एटीएम में 1 महीने में। अब क्लियर है बेटा, अब क्लियर है। कल आप लोगों ने काफी मैसेज किए थे कि सर ये उल्टा बोल गए, आई होप अब क्लियर होगा। मैंने पीडीएफ में तो करेक्ट करके दे दिया था, मैंने पीडीएफ में तो मेरे दोस्त पूरा लिख के दे दिया था कि हाँ जी ये इस तरीके से, इस तरीके से, ओके। अब जरा समझते हैं। कस्टमर विल नाउ पे 19 रुपीज पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आफ्टर एग्जॉस्टिंग देयर फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट, ये करेक्ट है। अब ये फ्री ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद उनको 19 रुपए पे करने पड़ेंगे। जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, ठीक है, लाइक बैलेंस इंक्वायरी वगैरह, इसकी जो कॉस्ट होगी वो 7 रुपए होगी आफ्टर दी फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट, ये भी क्लियर है। एट बैंक ओन एटीएम कस्टमर गेट अनलिमिटेड फ्री नॉन कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, ये भी करेक्ट है भाई। एट देयर बैंक ओन एटीएम कस्टमर गेट अनलिमिटेड फ्री नॉन कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन। ऊपर तो मैंने ये बताया था अभी आपको कि ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें मैंने एक लाइन ऐड नहीं करी है कि अगर ये तो बोल रहे थे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं खुद के बैंक के एटीएम से, खुद के बैंक के एटीएम से मेरे भाई, तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि आपकी अनलिमिटेड है।
एनी नंबर ऑफ नॉन कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन विल बी प्रोवाइडेड फ्री। बात समझ में आ रही है? तो ये लाइन भी करेक्ट है। इन मेट्रो लोकेशन कस्टमर कैन अवेल मिनिमम ऑफ 5 फ्री ट्रांजेक्शन एट अदर बैंक एटीएम। क्या ये करेक्ट है दोस्त? क्या ये करेक्ट है? अदर बैंक एटीएम से यहां लिखा हुआ है कि जो अदर बैंक का एटीएम है, यानी नीचे वाले दो आ गए अदर बैंक एटीएम। अब ये कह रहे हैं कि इन मेट्रो लोकेशन पे, तो ये कह रहे हैं कि यहां पर 5 मिलेंगे, 5 नहीं 3 मिलेंगे, तो ये अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर 1 2 3 बैठेगा, 1 2 3 बैठेगा मेरे भाई। ओके, अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरबीआई रिवाइज पीएसएल गाइडलाइंस इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1 2025। कल मैंने एक और चीज शेयर करी थी टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आप लोगों ने देखा होगा, पीएम किसान स्कीम के बारे में। आई होप आप लोगों ने उसको पढ़ा हो। पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे एक्सक्लूजन वाले, वो मैंने कल सुदर्शन बैच में भी एक्सप्लेन किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कल मैं यार न्यूज़पेपर से थोड़ा सा और सर्च किया था, तो उसमें जो डेटा था ना वो जीडीपी ग्रोथ रेट वाला, आईएमएफ वाला, तो न्यूज़पेपर में लैंग्वेज में तो वही दे रखा है काफी जगह कि यूएस ऊपर है, चाइना नीचे है। एक न्यूज़पेपर में था मेरे भाई जिसमें कि ये दे रखा था कि यूएस मतलब चाइना की ग्रोथ ज्यादा रही है, इंडिया की लास्ट 10 ईयर्स में 105% रही है, 105% रही है, और जो चाइना की ग्रोथ है ना मेरे भाई वो 76% रही है। ओके, यूएसए की जो ग्रोथ है वो 66% रही है, 66% रही है। ठीक है, तो उसको करेक्ट कर ले, इमेज में अलग दे रखा है, ठीक है, इमेज में करेक्ट दे रखा था, लैंग्वेज में हमारा गड़बड़ था कि यूएस का 66 था, चाइना का 76% रहा था। तो उस हिसाब से कल जो मैंने एमसीक्यू कराया था ना, उसमें राइट ऑप्शन जो बनेगा वो डी बनेगा, ऑल करेक्ट बनेंगे मेरे भाई, ऑल करेक्ट बनेंगे। ओके, यहां पर आ जाते हैं, तो जो पीएसएल गाइडलाइंस रिवाइज की गई है उनको जरा समझ लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन सेट किया है ना, ये एग्जाम लेवल है मेरे भाई पूरा, मतलब ये समझ लीजिए जिसने अगर पीएसएल टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है वो इन क्वेश्चंस को नहीं सेट कर पाएगा, ठीक है, नहीं सेट कर पाएगा मेरे भाई। आरबीआई ने अभी पीएसएल टारगेट जो है वो लागू किया है नया, उसमें बोला है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इनके लिए जो लिमिट है वो 75% से 60% की गई है, 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव है, ये क्लियर है। जो रिवाइज गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल टू सैलरी अर्नर बैंक। सैलरी, अगर आप लोगों ने कल पीपीटी को पीडीएफ को ढंग से पढ़ा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि ये जो गाइडलाइंस है ये कॉमर्शियल बैंक के ऊपर लागू है, ये आरआरबी के ऊपर लागू है, रीजनल रूरल बैंक के ऊपर, स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर लागू है, लोकल एरिया बैंक के ऊपर लागू है मेरे भाई, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर लागू है, विद एक्सेप्शन ऑफ, इसका एक एक्सेप्शन था मेरे भाई, वो क्या था, सैलरी अर्नर्स बैंक। ठीक है, सैलरी अर्नर्स बैंक मेरे भाई, बात समझ में आ रही है? तो ये अपना दूसरा वाला जो लाइन है मेरे दोस्त वो यहां पर इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट। नेक्स्ट लिखा है द एग्जिस्टिंग लोन कैप बाय अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू इंडिविजुअल वीमेन बेनिफिशियरी अंडर द वीमेन सेक्शन। तो वीमेन सेक्शन में, वीकर सेक्शन में जो इंडिविजुअल वीमेन बेनिफिशियरी है उसके ऊपर जो कैप था वो रिमूव कर दिया गया, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। डिस्ट्रेस्ड फार्मर इंडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर आर क्लासिफाइड अंडर द वीकर सेक्शन। क्या ऐसा था? मतलब ये होता नहीं, आप लोगों ने गांव देहात में देखा होगा कि टाउन वगैरह में वहां पर कुछ लोग होते हैं जो कि लोगों को पैसा देते हैं लेकिन उनसे इंटरेस्ट काफी ज्यादा चार्ज करते हैं। तो क्या ये जो इंडेप्टेड डिस्ट्रेस्ड फार्मर है, क्या वो जो कि इनके इंडेप्ट में मतलब उसमें आ गया, इनके उनसे पैसा ले रखा है मेरे भाई, क्या वो वीकर सेक्शन में क्लासिफाई किया गया है? तो हाँ भाई किया गया है। डिस्ट्रेस्ड फार्मर इंडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर, ये वीकर सेक्शन में है। पर्सन विद डिसेबिलिटी वीकर सेक्शन में, ट्रांसजेंडर वीकर सेक्शन में है, माइनॉरिटी कम्युनिटी वीकर सेक्शन में है। डिस्ट्रेस पर्सन अदर देन फार्मर जिसका लोन अमाउंट 1 लाख रुपए तक का है मेरे भाई, जिसको अपना डेट प्रीपे करना है नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स को, वो वीकर सेक्शन का पार्ट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप वीकर सेक्शन का पार्ट है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब वीकर सेक्शन का पार्ट है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वीकर सेक्शन का पार्ट है। आर्टिसन, विलेज, कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, जहां पर इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट जो है वो 2 लाख से ज्यादा नहीं है, वो इसका पार्ट है मेरे भाई। गवर्नमेंट का जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, ठीक है, उनके तहत जो बेनिफिशियरी है वो भी इसका भाग है मेरे भाई। ये मैंने पूरी एक लिस्ट बना के दी थी आपको जिसमें कि आपके 13 सेक्शन बताए थे जो कि इसका पार्ट बनते हैं।
वीकर सेक्शन का पार्ट बनते, तो उस हिसाब से जो राइट आंसर बनेगा 1, 3, 4 बनेगा मेरे भाई, 1, 3, 4। ओके, फ्रॉम विच डेट द इंडियन गवर्नमेंट प्रपोज अबॉलिशिंग इक्वलाइजेशन लेवी ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एज पर दी फाइनेंस बिल 2025 मेरे भाई। ओके, राइट आंसर बनेगा बेटा 1 अप्रैल 2025। ओके, 1 अप्रैल 2025। अगला देखना, किस डेट से केंद्र ने नोटिफाई किया है 24% हाइक इन द सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेस्ड ऑन द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो महंगाई सूचकांक के आधार पर सांसदों के वेतन में 24% की बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने किस तारीख से अधिसूचित किया मेरे भाई? किस डेट से अधिसूचित किया? सेंटर ने कहा 24% सैलरी बढ़ेगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मेरे भाई, विद इफेक्ट फ्रॉम विच डेट, किस डेट से? इवन इन्होंने बुलाया कि जो सिटिंग मेंबर्स हैं उनका डेली अलाउंस भी बढ़ेगा, 1 लाख से 1,24,000 रुपए पर मंथ हो जाएगी। तो ये आपकी कब से लागू है? 1 मार्च से। कौन से 1 मार्च से मेरे भाई? 1 मार्च से 1 अप्रैल से? सर 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2023 से। विद इफेक्ट फ्रॉम किस डेट से लागू हो रही है मेरे दोस्त? इसको मैं थोड़ा और क्वेश्चन की फ्रेमिंग करेक्ट करूंगा। ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हो रही है, 1 अप्रैल 2023 से लागू हो रही है। ओके, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। अगला सवाल, शहीद दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? शहीद दिवस हर साल किस दिन मनाते हैं मेरे भाई? राइट आंसर बनेगा मेरे भाई 23 मार्च को। ओके, 23 मार्च को। अभी रिसेंट के जो कुछ डेज हैं उनको देख लेते हैं। जैसे 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे रहता है, 20 मार्च को फ्रेंच लैंग्वेज डे रहता है, 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस रहता है। ओके, इंपॉर्टेंट डे है। इसके बाद 21 मार्च को आते हैं तो वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर रहता है मेरे भाई, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट रहता है। ओके, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे रहता है, ये मुझे पढ़ाना है, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, इंटरनेशनल डे ऑफ नवरोज मेरे भाई, नौरूज ये भी रहता है। ओके, वर्ल्ड पोएट्री डे, वर्ल्ड पोएट्री डे ये भी आपका इस दिन रहता है, तो वर्ल्ड पोएट्री डे हो गया। इंटरनेशनल डे ऑफ नौरूज हो गया मेरे भाई, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे हो गया, वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर हो गया, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हो गया। ये सब 21 को आते हैं। 21 तारीख को एक और डे आता है, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ नौरूज, वर्ल्ड पोएट्री डे। ओके, ये सारे डे आपके किस मार्च को मनाए जाते हैं? 22 मार्च को आता है वर्ल्ड वाटर डे मेरे भाई, वर्ल्ड वाटर डे। ओके, 23 मार्च को आता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, 23 मार्च को है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। 24 मार्च को आता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड टीबी डे मेरे भाई। ओके, ये सब याद रखना है। अगला, ऑन विच डेट वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर इज ऑब्जर्व, ये आपका 21 मार्च को रहता है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट कह रहा है कि मैं जीरो पॉवर्टी P4 एक प्रोग्राम लॉन्च करूंगा। ऑन विच फेस्टिवल डे मेरे भाई? तो ये उगादी है, उगादी वाले दिन लॉन्च करेंगे। इंडिया ने अभी एक देश के साथ MOU साइन किया है, लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है मेरे दोस्त, किस क्षेत्र में? ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के क्षेत्र में। सवाल है किस देश के साथ ये समझौता हुआ है दोस्त? किस देश के साथ? ये राइट आंसर है सिंगापुर। ओके, अभी एक डीपी वर्ल्ड का भी समझौता रहा था, डीपी वर्ल्ड ने एक समझौता किया था, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री के साथ। रिलायंस के साथ किस चीज के क्षेत्र में समझौता किया था? ये कहते हैं कि इनोवेटिव रेल सॉल्यूशन के लिए। ओके, इनोवेटिव रेल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, ये कहते हैं पेट्रोकेमिकल के लिए हमने एक इनोवेटिव रेल लॉजिस्टिक है उसको लॉन्च किया है। हम अब रोड से रेल पे शिफ्ट कर रहे हैं, रोड से रेल पे मेरे दोस्त शिफ्ट कर रहे हैं। आई होप मेरे दोस्त क्लियर होगा। ओके, और क्या यहां पर रहा था? एक NPCI का भी समझौता रहा था, यानी इंडिया का एक सिंगापुर के साथ भी समझौता रहा था, सिंगापुर
सिंगापुर के साथ, ठीक है। अब हमने किस चीज में सब समझौता किया था, तो जो एनपीसीआई की इंटरनेशनल आर्म है एनआईपीएल और जो हिटपे है, इन दोनों ने कोलैबोरेशन किया था, हिटपे और इसने। इवन सिंगापुर के साथ हमने इससे पहले भी पार्टनरशिप करी है, सिंगापुर के पे नाउ के साथ पार्टनरशिप करी थी। अभी डीपीआईआईटी और यस बैंक के बीच में कोलैबोरेशन हुआ था। डीपीआईआईटी यस बैंक इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, ओके, किसके लिए, स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए डीपीआईआईटी के यस बैंक के साथ समझौता था। डीपीआईआईटी ने अभी एक संस्था के साथ और समझौता किया था जो आईटी स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और आईटी स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको सपोर्ट करने के लिए। ओके, ये जो रहा था किंड्रल के साथ हुआ था, KYNDRYL, ओके, किंड्रल के साथ डीपीआईआईटी ने समझौता किया था। AFMS मेरे दोस्त, AFMS आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, इसने अभी नीम हंस के साथ कोलैबोरेशन किया था, नीम हंस के साथ मेरे दोस्त कोलैबोरेशन किया था। किस चीज के लिए, रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए, ओके, रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए। ये कहते हैं कि जो डिफेंस पर्सोनल है उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए काम करना है, उनकी मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करना है। आज भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड एक कमेटी है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अभी एक समझौता किया था ड्रोन फेडरेशन के साथ, ठीक है, ड्रोन फेडरेशन के साथ। किस चीज के लिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। ओके, तो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता किया है और एक NIDAR एक चैलेंज लॉन्च किया था, NIDAR चैलेंज, ठीक है, NIDAR एक चैलेंज लॉन्च किया था। CARI कोलकाता और जादवपुर यूनिवर्सिटी, ओके, जादवपुर यूनिवर्सिटी, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था आयुर्वेदिक रिसर्च के क्षेत्र में काम करने के लिए, आयुर्वेदिक रिसर्च के क्षेत्र में मेरे भाई काम करने के लिए। ओके, इवन इसके अलावा आगे बढ़ते चलो, एक मॉरिशस के साथ भी समझौता रहा था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का मेरे दोस्त, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और भारत मतलब भारत का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मॉरिशस का समझौता किया था जो फाइनेंशियल क्राइम है उनके अगेंस्ट में कोऑपरेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैदराबाद से है जिन्होंने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के मेंबर भी थे, सिल्वर मेडल विनिंग टीम का भाग भी थे। इन्होंने अनाउंस किया रिटायरमेंट टू फोकस ऑन द कोचिंग। इनका नाम है मेरे भाई बी सुमित रेड्डी, ओके, बी सुमित रेड्डी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली लॉन्च भीम 3.0 ऐप मेरे दोस्त। जो भीम 3.0 ऐप है, कल मैंने पीडीएफ में एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड किया था इसके कॉन्टेक्स्ट में। भीम 3.0 ऐप, भीम 3.0 ऐप ये अवेलेबल है मोर देन 15 इंडियन लैंग्वेजेस में, ये करेक्ट है। इसने इंट्रोड्यूस किया था एक फैमिली मोड जिसमें कि अलाउ करेगा यूजर को कि आप फैमिली मेंबर्स को जोड़ सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं शेयर्ड एक्सपेंसेस को, ये भी करेक्ट है। भीम में एक वेगा फीचर है जो स्पेशली डिजाइन किया गया ऑफलाइन मर्चेंट के लिए मेरे भाई, ऑफलाइन के लिए नहीं है, ये ऑनलाइन मर्चेंट के लिए किया गया है, ठीक है। एक इन ऐप पेमेंट सॉल्यूशन है जो कि ऑनलाइन मर्चेंट प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करेगा और अलाउ करेगा कस्टमर को कि आप पेमेंट कर पाए तुरंत की तुरंत विद इन ऐप, आपको थर्ड पार्टी ऐप पे स्विच करने की जरूरत ही ना पड़े दोस्त। इन भीम 3.0 इनेबल यूजर टू स्प्लिट बिल एंड मैनेज एक्सपेंसेस डायरेक्टली विद इन द ऐप, ये भी करेक्ट है। तो पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट है दोस्त, पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट है, माफ करेगा, पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, Which SBI branch originally established as the Raisina Road branch in 1926? 1926 की बात है मेरे दोस्त, 1926 में ब्रांच को सेटअप किया गया था, 4 जनवरी 1926 को रायसीना रोड ब्रांच इसका नाम हुआ करता था, बाद में इसको बदल के नाम न्यू दिल्ली ब्रांच कर दिया गया, 1926 की बात है। ओके, अब सवाल यहां पर यह है कि विच ब्रांच, तो हो तो गया आंसर, न्यू दिल्ली ब्रांच, न्यू दिल्ली ब्रांच। ओके, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है भाई? न्यू डेवलपमेंट बैंक के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? एनडीबी। तो इंडोनेशिया विल ज्वाइन न्यू डेवलपमेंट बैंक विच ओरिजिनली डेवलप्ड बाय ब्रिक्स मेंबर नेशन, ये करेक्ट है। ट्रीटी जो साइन हुई थी वो आपकी जुलाई 2015 में हुई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका चाइना के बीजिंग में, चाइना के संघाई में इसका हेडक्वार्टर है, संघाई में हेडक्वार्टर, तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है मेरे भाई। दिलमा रूसेफ जो है वो करंट प्रेसिडेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक की, ये करेक्ट है दोस्त। तो पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट, ओके, पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट है, क्लियर है। आउट ऑफ 14 आपका स्कोर क्या जरा बताएंगे प्लीज यार?
आउट ऑफ 14 आपका स्कोर चल क्या रहा है? 1 मार्च से ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा हो जिस दिन मेरे दोस्त मैं एमसीक्यू आपको ना करा रहा हूं। एमसीक्यू आपको प्रॉपर मिल भी रहे हर एक दिन के। अगर किसी दिन 25 न्यूज पढ़ेंगे तो 25 एमसीक्यू, किसी दिन 10 न्यूज पढ़ेंगे 10 एमसीक्यू, किसी दिन 15 न्यूज पढ़ेंगे 15, हर दिन के एमसीक्यू हो रहे हैं। बस आप अपनी तरफ से निरंतर रहिए। इवन मैंने मेरे दोस्त एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जीए बाय आशीष गौतम के नाम से, जिसमें आपको 1,38,000 बच्चे मिलेंगे। इसको ज्वाइन करो। इसमें डेली बेसिस पे 3 बजे क्विज होते हैं और पिछले 2 महीने से मैं बोलूंगा 2 महीने से भी ज्यादा हुए होंगे, 2 महीने हुए होंगे, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन क्विज ना हुआ हो, अपार्ट फ्रॉम संडे मेरे भाई। नहीं हुआ होगा तो अगले दिन हुआ होगा, ठीक है। आप डेली 3 बजे यहां पर 20 एमसीक्यू ये हो गए, डेली डेली पे मेरे भाई 40-50 एमसीक्यू तो वैसे ही आप कर सकते हो। इधर उधर से भी आप ऐप से भी हमारे से भी क्विज देते होंगे और भी जगह से क्विज देते होंगे, तो आप डेली बेसिस पे क्विज से प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए कंटेंट की कमी नहीं है, बस इंटेंट की कमी होती है। पहली न्यूज रिलेटेड टू आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड का एडिशनल चार्ज यहां पर दिया गया है। ओके, आरईसी लिमिटेड कौन नहीं जानता मेरे तो, इस संस्था को बहुत न्यूज में रहता है ये। ओके, और आरईसी लिमिटेड की जो अब हेड बनाई गई हैं उनको अतिरिक्त कार्य प्रभार दिया गया। इनका नाम है परमिंदर चोपड़ा। ओके, परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा सीएमडी बनी है, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है इसकी आरईसी लिमिटेड की 3 महीने के लिए। 3 महीने इनका कार्यकाल रहेगा। ये भी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देख रही है, पीएफसी को देख रही है। आरईसी लिमिटेड का पहले जो नाम होता था वो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता था, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता था। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी, 1969 में हुई थी, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है भाई। ये बेसिकली सब्सिडरी है पीएफसी की। It is a subsidiary of Power Finance Corporation and it is under the administrative control of Ministry of Power. मिनिस्ट्री ऑफ पावर के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। चलो इससे सवाल लेके याद आया दिमाग में कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर कौन देख रहा है अभी वर्तमान में, मंत्री कौन है? तो वो है मनोहर लाल खट्टर मेरे भाई, मनोहर लाल खट्टर साहब। एक तो ऊर्जा मंत्रालय देख रहे हैं, ऊर्जा मंत्रालय के अलावा और कौन सा मंत्रालय देख रहे हैं? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री मेरे भाई। ओके, अब इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी क्या है? हरियाणा के करनाल से सांसद है, हरियाणा के करनाल से मेरे भाई सांसद है। ओके, नेक्स्ट एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी का नाम है राजीव गौबा और इनको फुल टाइम मेंबर बनाया गया नीति आयोग का। नाइस न्यूज, ठीक है। नीति आयोग, इसके फुल टाइम मेंबर कौन बने मेरे भाई? तो वो है राजीव गौबा साहब। राजीव गौबा साहब ये एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं। ओके, टॉप ब्यूरोक्रेट रहे हैं फॉर 5 ईयर, 2019 से 2024 तक। इनका अपॉइंटमेंट इमीडिएट इफेक्ट से लागू रहेगा, जब तक अगला ऑर्डर नहीं आ रहा तब तक ये बने रहेंगे फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। ओके, नीति आयोग, इसका पहले नाम होता था योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन मेरे भाई। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को मेरे भाई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय मेरे दोस्त, न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? सीईओ, इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया था अभी, बीबीआर सुब्रमण्यम। ओके, बीबीआर सुब्रमण्यम। और अभी इसके जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो वाइस चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन, उनका नाम क्या है? वाइस चेयरमैन सुमन बेरी। कौन से बेरी मेरे भाई? सुमन बेरी। क्लियर है? नीति की फुल फॉर्म क्या है इसमें? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, ये बता सकते हो नीति आयोग कौन कौन से इंडेक्स रिलीज करता है? कौन कौन से इंडेक्स है जो ये रिलीज करता है? क्या पता एक नंबर में क्वेश्चन पूछ ले, निम्न में से कौन सा इंडेक्स है जो नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है? या कौन सी रिपोर्ट है जो नीति आयोग पब्लिश करता है? चलो ढूंढ के बताइएगा मेरे भाई, ठीक है। कौन कौन सी रिपोर्ट इसके द्वारा पब्लिश की जाती हैं? अशोक कुमार, जो अशोक सिंह ठाकुर है, इनको अभी इलेक्ट किया गया न्यू चेयरमैन ऑफ इंटेक। असल में इंटेक की एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है दिल्ली में, और उस दौरान मेरे दोस्त ये डिसीजन लिया जाता है कि जो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज है, उसके चेयरमैन के तौर पे कौन काम करेंगे? अशोक सिंह ठाकुर काम करेंगे। ओके, ये अनाउंसमेंट रहा था कल्चरल मिनिस्ट्री की तरफ से, कल्चरल मिनिस्ट्री की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है। 3 साल के टर्म के लिए, यहाँ पर 3 साल के लिए अशोक सिंह ठाकुर है, इनको चुना गया, अशोक सिंह ठाकुर को, ठीक है भाई।
डन। INTACH एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में 1984 में ही बना था, 1984 में। नाइस। टाटा मोटर्स ने विक्की कौशल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। अभी हाल फिलहाल काफी ब्रांड एम्बेसडर बने, टाटा मोटर्स ने भी यहां पर ब्रांड एम्बेसडर बना लिया मेरे दोस्त विक्की कौशल को। ओके, फॉर इट्स पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। इनका कोलैबोरेशन जो होगा वो टेक अ कर्व कैंपेन के साथ होगा, जो कि टाटा मोटर्स की अपकमिंग टाटा कर्व एसयूवी है उसको प्रमोट करेंगे ये। आईपीएल में भी आप देख रहे होंगे इनको। ओके, इस व्हीकल को। ओके, टाटा मोटर्स, ये तो सारी बातें तो सब आपको पता ही रहेगा, बट इसके अलावा और कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल फिलहाल बनाए गए? ऋषभ पंत को बनाया गया है गोआई वीवो का। ओके, अभी दलजीत दोसांझ को बनाया गया था लिवाइस का। ओके, और अभी विद्या बालन को मेरे भाई फेडरल बैंक का बनाया गया था। और कौन सा है? ठीक है, विद्या बालन फेडरल बैंक, दलजीत दोसांझ लिवाइस हो गए। ठीक है, ऋषभ पंत गोआई वीवो हो गए। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे दोस्त, बैंक ऑफ बड़ौदा के सचिन तेंदुलकर हो गए। और किस किस को ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल फिलहाल बनाया गया? शुभमन गिल को बनाया गया, यस, एमआरएफ का। एमआरएफ के शुभमन गिल बने हैं। शिखर धवन चैंपियन ट्रॉफी 2025 के थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ कंसर्न के लिए। ओके, स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ, आप देख रहे हो आज के समय में मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है। ठीक है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, उस वजह से तनाव बहुत ज्यादा है मेरे भाई। ठीक है, आज के समय में आप देखते होंगे मार्क, जैसे घर के बाहर भी निकलते हो तो आप देखोगे अड़ोस पड़ोस में कंपटीशन अलग है, फिर कंपैरिजन शुरू होता है। तो ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस देता है मेरे भाई। तो ये कहते हैं कि जो स्टूडेंट सुसाइड देखने को मिल रहा है, जो ये केसेस बढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जरूरी है इनको देखना। सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है इस स्टूडेंट मेंटल हेल्थ कंसर्न को एड्रेस करने के लिए। एनटीएफ चेयर्ड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। ये इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो भी कॉजेज है उसको एनालाइज करेंगे यहाँ पर, एग्जिस्टिंग रेगुलेशन को। ठीक है, प्रपोज करेंगे सॉल्यूशन कैसे हम मेंटल हेल्थ प्रोटेक्शन को मजबूत कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। समझ में आ रहा है मेरे भाई? क्लियर है? डन। अब जरा बड़ी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, एम नागाराजू की मेरे भाई। क्या है एम नागाराजू की न्यूज? तो गवर्नमेंट ने अभी एक इंटर मिनिस्टीरियल पैनल बनाया है, किस चीज पर? ऑन फिनटेक। ओके, ऑन फिनटेक। और इसको कौन हेड कर रहे हैं मेरे दोस्त? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी एम नागाराजू। ओके, एम नागाराजू इसको हेड कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक नया पंबन रेल ब्रिज है वो उसका उद्घाटन करना है। ओके, ये 6 अप्रैल को इसका उद्घाटन करेंगे, बट न्यूज अभी आ गई है तो अभी पढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, पंबन ब्रिज है, इसका उद्घाटन मोदी जी करने जा रहे हैं। चलिए समझ लेते हैं इसको भी भाई। ये रेलवे ब्रिज है दोस्त एक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट न्यू पंबन रेल ब्रिज कनेक्टिंग रामनाथपुरम विद रामेश्वरम आइलैंड। ओके, रामेश्वरम आइलैंड से ये रामनाथपुरम है, इसको कनेक्ट करेगा ये पंबन रेल ब्रिज। इसको मोदी जी के द्वारा रामनवमी के अवसर पर 6 अप्रैल को उद्घाटन किया जाएगा। ये जो पंबन रेल ब्रिज है ये 531 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। 531 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट, इंजीनियर्स जो है रेल विकास निगम लिमिटेड के, उन्होंने ब्रिज का काम कंप्लीट किया है। ये जो पंबन रेल ब्रिज है सेंचुरी ओल्ड मेरे दोस्त, 1914 में ये ओपन किया गया था। ठीक है, अब इसी को रिप्लेस करेगा बाय अक्टूबर लास्ट ईयर, इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया गया था। द इंक्लूडेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वर्टिकल लिफ्ट स्पैन ऑफ 72 मीटर। ये मैं कहते हैं कि इसमें 72 मीटर की एक नई वर्टिकल लिफ्ट भी शामिल है, जो कि अपने तरीके का पहला निर्माण था मेरे भाई। नाइस न्यूज। पंबन ब्रिज ये किससे किसको कनेक्ट कर रहा है वो जरूर याद रखना। पंबन आइलैंड रामेश्वरम, ठीक है, इसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है। मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। कितने की लागत से बनाया, किसने बनाया है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6 अप्रैल
6 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा करेंगे। इसके साथ वे तमिलनाडु के पम्बन पुल का उद्घाटन करेंगे। ये देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज होगा जिसमें रामेश्वरम की रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। दक्षिणी रेलवे के शीर्ष रेलवे अधिकारियों, इसे छोड़िए, 535 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। 535 को जगह 531 लिखा हुआ है। ये देश में द हिंदू में 531 लिखा हुआ है। ये भी बड़े नालायक है मेरे भाई। चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ठीक है, फिर और एक बार डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। नेक्स्ट, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी टाई अप किया चेन्नई सुपर किंग के साथ और गुजरात टाइटंस के साथ। चेन्नई अब ये क्या बन गया, यहाँ पर ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया। बस इतना वर्ड याद रखिए, ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर। तो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया के लीडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक में से है और इसने अभी दो मोस्ट जो सक्सेसफुल टीम है, चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटन, इनके साथ अभी टाई अप किया। ये इनका ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया है, ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर। अभी काफी सारे बैंक है जो न्यूज में रहे थे, काफी सारे बैंक मेरे भाई। एसबीआई न्यूज में रहा था, वो तो हमने आज पढ़ लिया। सिडबी न्यूज में रहा था, ठीक है। टाटा कैपिटल लिमिटेड के साथ उसने समझौता किया था एमएसएमई के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी एम डिजी नेक्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। ये सब आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एस फीचर लॉन्च किया था, ठीक है। एसबीआई ने अस्मिता लॉन्च किया था, नारी शक्ति लॉन्च किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा देश का फर्स्ट स्पेशलाइज्ड सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था वीमेन एनआरआई के लिए मेरे भाई, ओके। फेडरल बैंक ने सिडबी के साथ पार्टनरशिप की थी। एचडीएफसी बैंक ने हक लॉन्च किया था, ये सब पता होना चाहिए। आरबीएल बैंक ने पेटीएम के साथ पार्टनरशिप की थी, ठीक है। सिटी यूनियन बैंक ने भी एक चेन्नई सुपर किंग के साथ मिलकर मेरे दोस्त एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था, वो भी याद रखना, सीयूबी, सीएसके वाला। यस 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 मेरे भाई, वही, ठीक है। रिलायंस ने अभी नोयान ट्रेडिंग है, इसको एक्वायर कर लिया है और शिपयार्ड ऑपरेशन को अपने बढ़ाया है, नोयान ट्रेडिंग्स, ओके। तो मुकेश अंबानी लेड जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, इसने अभी अनाउंस किया है कि उसने 100% स्टेक ले लिया है नोयान ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का थ्रू इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर लिमिटेड। तो जो RSBVLS के माध्यम से 100% हिस्सेदारी यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री ने खरीदी है, किसमें, नोआन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड में, ओके। इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू है 1 लाख एंड वाज कंप्लीटेड विद दी वेलस्पेन ट्रेडिंग लिमिटेड। वेलस्पेन ट्रेडिंग लिमिटेड के साथ इसको कंप्लीट किया गया था क्योंकि सब्सिडरी है वेलस्पेन क्रॉप लिमिटेड की, कॉप्स लिमिटेड की। अब इसके साथ जो एनटीपीएल है, ये अब होली ओन्ड सब्सिडरी बन जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की, होली ओन्ड सब्सिडरी, सहायक कंपनी। पहला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक आरके श्री राम कुमार हैं, इनको अभी एक संगीत कलानिधि अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया है, ओके। संगीत कलानिधि अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। चलिए समझ लेते हैं इस न्यूज को। ये बेसिकली एक टाइटल है जो कि कार्नेटिक म्यूजिशियन को दिया जाता है। मद्रास जो म्यूजिक एकेडमी है उसके द्वारा, ओके, जो कार्नेटिक म्यूजिशियन है मेरे भाई, म्यूजिशियन है, उनको ये टाइटल दिया जाता है। टाइटल का नाम क्या है, संगीत कलानिधि, ओके। तो एक आरके श्रीराम कुमार है, इनको सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से, संगीत कलानिधि अवार्ड से 2025 के लिए, ओके, प्रेजेंटेड बाय द म्यूजिक एकेडमी। इनको जो एकेडमी की 99th एनुअल कॉन्फ्रेंस कंसर्ट रहेगा, ठीक है, उस दौरान सम्मानित किया जाएगा। रिकॉग्निशन कम इन 250th एनिवर्सरी ईयर ऑफ द लीजेंडरी कंपोजर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो ये सम्मान जो महान संगीतकार मथुस्वामी दीक्षी तार है उनकी 250वीं जयंती वर्ष में दिया गया है। नाइस न्यूज, ठीक है। आरके श्रीराम कुमार, वायलिनिस्ट एंड कंपोजर, 2024 में दिया गया था टीएम कृष्णा को, टीएम कृष्णा मेरे भाई। डन। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 और एक सुनील कुमार है, पहलवान है, इन्होंने इंडिया का खाता खोला है ब्रॉन्ज मेडल के साथ, ठीक है। सुनील कुमार, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 87 केजी ग्रीको रोमन कैटेगरी में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में, जो कि जॉर्डन के अम्मान में रही थी। तो जॉर्डन के अम्मान में अभी एक एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप चल रही है और उसमें 87 केजी कैटेगरी में भारत के लिए खाता खोला है ब्रॉन्ज मेडल के साथ सुनील कुमार ने। इन्होंने चाइना के जो जैक्सियन हुआंग है इनको हराया था मेरे भाई। उन्होंने चीन के जिक्सियान हुआंग को 3-1 से हराया था, 3-1 से। क्लियर है दोस्त। आज एक लंबा चौड़ा आर्टिकल आया था इसमें, द हिंदू में मैं पढ़ तो रहा था इसको, पर उससे पहले मैं न्यूज बना चुका था ये वाली,
एक मिनट रुकिएगा। स्पोर्ट, सुनील कुमार सिक्योर 87 ब्रॉन्ज, ग्रीको रोमन रेसलर है सुनील कुमार, इन्होंने 87 केजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टू ओपन इंडिया अकाउंट इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, जॉर्डन के अम्मान में चल रही है। सुनील एक एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी, इन्होंने चाइना के जुआन जिक्सन को हराया था टू बैग हिज 5th एशियन मेडल। ओके, ये इनका 5th एशियन मेडल भी रहा था, 5वां एशियन मेडल भी रहा था। ओके, पीएस रमन साहब की एक बुक है जिसका नाम है लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग, इसको एमएस धोनी के साथ लॉन्च किया गया था मेरे भाई। आप किताब का नाम याद रखिए, ऑथर का नाम याद रखिए। किताब का नाम है लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग, इसको लिखा है पीएस रमन साहब ने। पीएस रमन साहब के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग इज ऑथर्ड बाई, रिटन बाई द पीएस रमन। ओके, ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट। तमिल एक्टर मनोज भारती राजा का निधन हो गया, 48 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से इनका निधन हुआ है, कार्डियक अरेस्ट से। ओके, तो मनोज भारती राजा, इतना याद रखना, ये एक तमिल एक्टर, ओके, तमिल सिनेमा डायरेक्टर भारती राजा के ये बेटे। इन्होंने डेब्यू किया था एज अ लीड एक्टर इन तमिल फिल्म ताजमहल, डायरेक्टेड बाय हिज फादर, लेटर स्टार्ड इन एरा नीलम। ये तो सब बातें हैं, आप इतना याद रखिए। मनोज भारती राजा का निधन हो गया, वो एक तमिल एक्टर थे, तमिल एक्टर थे मेरे दोस्त। ओके, डन। चलिए, डीआरडीओ ने अभी एक परीक्षण किया है, टेस्ट फायर किया, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा अभी अनाउंस किया गया कि इसने एक अंडर डेवलपमेंट वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल का मतलब है सरफेस टू एयर मिसाइल। ऐसे बहुत सारे मिसाइल होते हैं, सरफेस टू सरफेस होते हैं मेरे भाई, ठीक है, एयर टू सरफेस होते हैं, ठीक है, एयर टू एयर भी होते हैं। तो ये जो मिसाइल है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल वर्टिकली लॉन्च, इसका परीक्षण हुआ है, ठीक है। अंडर डेवलपमेंट वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसका अभी परीक्षण किया गया है। इसका जो परीक्षण रहा था वो उड़ीसा से रहा था, ठीक है, उड़ीसा में भी ये चांदीपुर जो टेस्ट रेंज है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो चांदीपुर है, वहां से इसका परीक्षण किया गया था। ओके, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। कल रात 9 बजे वाली क्लास तो हुई नहीं। अरे दीपेंद्र भाई कहाँ सो रहे हो यार, कल तुम 8 बजे सो गए थे, एक बार चेक करना, एक बार चेक करना मेरे भाई, कल तुम 8 बजे सो गए थे, घड़ी में तुम्हारे में टाइम पहले 9 बज गया होगा मुझे लग रहा है ना, और तुम सोच रहे हो क्लास हुई नहीं। एक बार चेक करना भाई, कितना इजी है ना, आके चैट में बोल देना, फिर उनको देख के 4 लोग भी और फिर बोलने लग जाए। चलो अच्छी चीज है। लोकसभा की बात करते हैं, इन्होंने अभी क्या किया है कि एक लॉ पास किया है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी को सेटअप करने के लिए। ओके, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी को, ये बिल्कुल आपको कंटेंट जो मिलेगा ना लैंग्वेज फॉर्म में मिलेगा, घबराना नहीं यार सर ऐसे ऐसे पढ़ेंगे तो कैसे, पीडीएफ में बिल्कुल वैसे मिलेगा जैसे नॉर्मल न्यूज रहती है, इंग्लिश में भी लिखा होगा, हिंदी में भी लिखा होगा, ठीक है। लोकसभा ने एक त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी को सेटअप करने के लिए एक लॉ पास किया है। ओके, तो लोकसभा वेडनेसडे पास त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025 टू एस्टैब्लिश कंट्रीज फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी एट द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, गुजरात। तो गुजरात के आनंद में जो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट है, यहां पर देश का पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी सेटअप किया जाएगा। ये कहते हैं कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वहां पर ट्रेनिंग, रिसर्च और जो एजुकेशन है उसमें बदलाव लाना है, उसको वहां पर रिवॉल्यूशन लेकर आना है, उसके लिए डिसीजन लिया गया है। ओके, ये अपने यूनियन होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर साहब का नाम याद रख लेना, अमित शाह नाम है इनका, ये गुजरात में सेटअप की जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए भूमि भी दे दी है, सब बातें हैं। पहला पैराग्राफ में अपना काम खत्म हो गया मेरे भाई, ठीक है। इट इज नेम्ड आफ्टर द त्रिभुवन काशी भाई पटेल, द फाउंडर ऑफ कोऑपरेटिव डेयरी जियांट अमूल मेरे दोस्त। ओके नाइस, ये किसके नाम पर है वो भी आप समझ लीजिए। ओके, ये तो लास्ट वाला पैराग्राफ और फर्स्ट और ये सेकंड पैराग्राफ ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त। नाइस न्यूज, नाइस न्यूज, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ वाली भी और ये वाली भी। आई होप क्लियर होगा, सेशन बढ़िया लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अब 29 मार्च ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे है दोस्त, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आज के समय में गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार ऐसा हो रहा है कि सिर्फ फैकल्टीज नहीं आ रहे, अनिल सर भी मेरे दोस्त यहाँ पर इस इवेंट को होस्ट कर रहे हैं, अनिल सर भी यहाँ पर रहेंगे और ये इवेंट हमारा मेरे दोस्त लाइव रहने वाला है।
आप समझ रहे हैं मेरे भाई, ये इवेंट लाइव रहने वाला है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर पहले से आप लोगों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। आप लोग प्लीज 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 इस गूगल फॉर्म को भरिए। ये आपको दिख रहा है गूगल फॉर्म मेरे भाई, हम आ रहे हैं बच्चे आपसे मिलने पटना। इस गूगल फॉर्म को फिल करिए, ओके। और यहां पर सुनिश्चित करिए कि हाँ जी मैं अपनी तरफ से अटेंडेंस दे चुका हूं, मैं निश्चित तौर पे यहां पर इस इवेंट को ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मेरे भाई लिमिटेड सीट है। इस बार हम लोगों ने खुद से ही एक और हॉल बुक किया है, जो पिछले वाले हॉल से भी मेरे दोस्त बड़ा हॉल है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस बार मेरे दोस्त बैंक, एसएससी, रेलवे, बिहार अड्डा, सभी जितने भी टीचर्स हैं एक साथ पहुंच रहे हैं। और बैंक के सभी टीचर्स पहुंच रहे हैं दोस्त। बापू सभागार वेन्यू है, तो आप लोगों को 29 मार्च को सुबह 10 बजे जुड़ना ही है, ओके। और आप लोगों के लिए ये सिर्फ एक सेमिनार नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। इवन आप लोगों के लिए फ्री गिफ्ट्स भी हैं। गिफ्ट में आप लोगों के लिए दोस्त जो आपके तैयारी को आसान करे वो चीजें भी हैं। तो बहुत कुछ है। आप एक बार इस गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिए, जिससे कि हमें भी एक तरीके से ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी इतने बच्चे ये यहाँ बुक कर चुके हैं, ओके। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और कोशिश करेगा मेरे भाई एज सुन एज पॉसिबल इसको जल्दी से जल्दी आप फिल कर दें। बाकी अगर आप बैंक और इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन टेक बैंक महापैक। अगर आप बैंक इंश्योरेंस के साथ रेगुलेटरी बॉडी की तैयारी कर रहे हैं, देन यू कैन टेक बैंक महापैक प्लस। अगर आपको बैंक महापैक और प्रिंटेड बुक अलग से लेनी है तो मत लेना मेरे भाई, आप सिर्फ बैंक महापैक सिलेक्शन बॉक्स ले लेना। इसमें आपको 6 प्रिंटेड बुक भी मिल जाएंगी साथ के साथ। बैंक महापैक तो मिलेगा, 6 प्रिंटेड बुक भी मिलेंगी। इसके लिए आपको अड्डा 24/7 हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, उसमें स्टोर में जाना है, स्टोर में जाने के बाद लाइव क्लास में जाना है और Y168 मेरे भाई कोड लगाना है, ओके। बाकी जिनको जनरल अवेयरनेस की मेंबरशिप चाहिए उसके लिए आपका वॉरियर प्रो बैच है, जिसमें फाउंडेशन कोर्स सारथी है, मंथली करंट अफेयर्स है, मेंस स्पेशल बैच चल रहा है, चक्रव्यूह एसबीआई क्लर्क मेंस को टारगेट कर रहे हैं, स्टैटिक जी के बैच है मेरे भाई, और एक चक्रव्यूह बैच भी है, ओके। सुदर्शन बैच है जो मेंस स्पेशल है मेरे भाई। ये सब आपको मिलता है 1562 में। सेम कोड आप Y168 यूज कर सकते हैं, ओके। टेस्ट सीरीज है, ये एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज है एसबीआई क्लर्क के लिए, एसबीआई पीओ के लिए। तो जो बच्चे एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं भाई, 10 तारीख और 12 तारीख आपका मेंस एग्जाम लगा हुआ है, ये टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दो। अभी से ये टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दो मेरे भाई। ये मॉक लाइव हो चुके कब के 10 जनवरी को इसको लॉन्च किया था। तो इसमें आरबीआई रिलेटेड भी है, गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड एक्सक्लूसिव टेस्ट अलग है, इवन स्टेटमेंट बेस्ड